जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे एलएसी पर चीन की बहुत बड़ी साजिश बेनकाब हुई है। दोस्तों, भारत के मिसाइलों पर गिद्ध जैसे नजर रखने के लिए बहुत बड़ा उसने साजिश किया है। वहीं बताएंगे हिंदुस्तान में होलिका दहन वाले दिन प्रदर्शन क्यों करने जा रहे हैं मुसलमान, क्या फिर दोहराया जाएगा शाहीन बाग जैसा मूवमेंट। तो उधर आपको बताएंगे पाकिस्तान के नापाक इरादे आए सबके सामने, कश्मीर में फैलाना चाहता है आतंक। टीटीपी के पूर्व प्रवक्ता ने किया सबसे बड़ा खुलासा। तो वहीं रमजान शुरू होते ही गल्फ देशों में बढ़ी भिखारियों की तादाद, चारों ओर हो रही है पाकिस्तान की थू थू। दोस्तों, वहीं भारतीय सैन्य दल आखिर किर्गिस्तान क्यों हुए रवाना, क्या है इसके पीछे का बड़ा कारण। और चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम की जीत के बाद पाकिस्तान में भी मना जश्न। दोस्तों, तो वहीं एक से एक बड़ी खबर आपको विस्तार से बताने वाले हैं। आपको करना क्या है, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि अपना भारत किसी भी फील्ड में पीछे अब नहीं रहने वाला। हर एक फील्ड में, हर एक कैटेगरी में दुनिया को टक्कर देने को तैयार खड़ा है। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत के मिसाइलों पर चीन की गिद्ध जैसी नजर तैनात किया उसने अपना हाईटेक रडार ड्रैगन की नई साजिश बेनकाब। दोस्तों, चीन लगातार अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है। अब उसने एक ऐसा एडवांस रडार सिस्टम तैनात किया है जो बंगाल की खाड़ी में भारत के मिसाइल परीक्षणों को ट्रैक कर सकता है। यह लार्ज फेस्ड एरे रडार, बोले तो LPAR, यूनान प्रांत में स्थापित किया गया है। यह म्यांमार की सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी 5000 किलोमीटर से अधिक की रेंज है, जिससे यह भारतीय महासागर और भारत के महत्वपूर्ण सैन्य क्षेत्रों पर निगरानी रखने में सक्षम है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि ये रडार ओडिशा के तट पर स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किए जाने वाले मिसाइल परीक्षणों को ट्रैक कर सकता है। यह द्वीप भारत के अग्नि 5th अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल और पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली K4 मिसाइलों के परीक्षण स्थल के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, भारत का मिसाइल परीक्षण स्थल चीन के इस नए रडार स्टेशन से लगभग 2000 से 2200 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह दूरी इस रडार की पकड़ में आती है, जिससे बीजिंग को भारत के सभी मिसाइल लॉन्च की जानकारी मिल सकती है। यानी कि अब ये भारत पर नजर रखने के लिए इस नई साजिश को अंजाम दे रहा है। दोस्तों, जिसकी अब पोल खुल चुकी है भारतीय सेनाओं के सामने, भारत के सामने। ऐसे में अब इसका भी काट अपना भारत अवश्य निकालेगा। तो वहीं आपको बता दें, हिंदुस्तान में होलिका दहन वाले दिन प्रदर्शन क्यों करने जा रहे मुसलमान, क्या फिर दोहराएंगे शाहीन बाग। बता दें, पाकिस्तान में होली और हिंदुओं के त्योहारों के खिलाफ नफरती वायरस का संक्रमण सीमा पार बहुत गहरा है। लेकिन इस होली पर हिंदुस्तान में जो कुछ होने जा रहा है, उसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या पाकिस्तान के इस वायरस का संक्रमण हिंदुस्तान तक पहुंच गया है। लेकिन ये सवाल उठा क्यों? असल में पाकिस्तान में होली से नफरत करने वाले मुसलमान ज्यादा है, लेकिन कुछ होली और दूसरे त्योहार मनाने के समर्थक भी है। वही हिंदुस्तान के मुसलमान जिन्हें भारत की तहजीब और संस्कृति के बारे में सब कुछ पता है, उन्होंने हिंदुओं के त्योहार के दिन यानी 13 मार्च के वक्फ बिल के विरोध के लिए चुना है। जमाते इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद सदातुल्लाह हुसैनी ने कहा है कि मुस्लिम लॉ बोर्ड ने तय किया है कि 13 मार्च को जंतर मंतर पर प्रदर्शन होगा और देश के अलग अलग स्थानों पर प्रदर्शन होगा। आखिर ऐसा क्यों किया गया है? इस दिन होली जलनी है क्या? इस दिन आपसी भाईचारे को जलाने की कोशिश की जा रही है? आखिर होलिका दहन वाला ही दिन क्यों चुना गया? हिंदुस्तान में जब होली का खुमार लोगों पर चढ़ चुका है, मथुरा समेत कई शहरों में होली खेली भी जा रही है। वहीं जिस दिन होली जलेगी उस दिन देश की राजधानी समेत कोने कोने में मुसलमान जिन्हें रंगों से परहेज है, वो बड़ी संख्या में विरोध के लिए जुटने वाले हैं। होली में ऐसे खलल की कोशिश वाली मानसिकता तो पाकिस्तानियों में हुआ करती थी, आखिर अब इन हिंदुस्तान के मुसलमानों में कैसे होने लगी? हालांकि भारत में मुस्लिम त्योहारों को मनाने पर रोक नहीं, लेकिन पाकिस्तान में ज्यादातर लोग हिंदुओं को त्योहार खुलकर मनाने देने के खिलाफ है। हालांकि ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है, जहां पर पाकिस्तान में कट्टरपंथी हिंदुओं को त्योहार मनाने नहीं देना चाहते, वहीं कुछ पाकिस्तानी इसकी खिलाफत भी करते हैं। दोस्तों, ये खबर बताने के पीछे हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, पाकिस्तान में हिंदुओं के त्योहारों के खिलाफ ऐसी अड़चने नॉर्मल है, यानी आम बात है। लेकिन क्या हिंदुस्तान में होली के दिन कोई विरोध प्रदर्शन होना चाहिए? हिंदुस्तान में कई मुसलमान भी होलिका के दिन वक्फ बिल पर प्रदर्शन की प्लानिंग कर रहे हैं। होली के त्योहार के आसपास ऐसे प्रदर्शन ने उन मुसलमानों की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं जो पाकिस्तान की तरह कुछ ऐसे काम करने जा रहे हैं जिससे हिंदुओं के बड़े त्योहार होली के जश्न में खलल पड़ सकता है। अब ऐसे में दोस्तों, अगर आपको भी ये खबर सोचने पर मजबूर कर रही है, तो आपके मन में जो भी विचार हो कमेंट
कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा कि आखिर हिंदुओं के इस त्योहार वाले दिन प्रदर्शन क्यों होने जा रहा है। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पाकिस्तान के नापाक इरादे आए अब सबके सामने। कश्मीर में फैलाना चाहता है आतंक, टीटीपी के पूर्व प्रवक्ता ने किया बड़ा खुलासा। दोस्तों, पाकिस्तान में आए दिन तहरीके तालिबान पाकिस्तान बोले तो टीटीपी आतंकवादी हमलों को अंजाम देता रहता है। इसी बीच टीटीपी के एक प्रवक्ता ने पाकिस्तान को लेकर कई बड़े खुलासे कर दिए हैं। संडे गार्डियन के एक लेख में टीटीपी के पूर्व प्रवक्ता एहसानुल्लाह एहसान ने कहा है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपनी नीति में खतरनाक तरह से बदलाव कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत और अफगानिस्तान के बीच रिश्ते बेहतर होने के बाद पाकिस्तान काफी ज्यादा हताश है। उन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद को कश्मीर में फिर से जिहाद शुरू करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए पाकिस्तान अफगानिस्तान के ISIS से मदद लेना चाहता था, लेकिन उसकी ये प्लानिंग भी फेल हो गई है। इस वजह से पाकिस्तान काफी ज्यादा निराश है, जिसकी वजह से पाकिस्तान एक बार फिर से अपनी पुरानी स्ट्रेटजी पर ही वापस आ गया है। द संडे गार्डियन में लिखे अपने लेख में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लंबे समय से अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अफगानिस्तान ने तालिबान शासक एक स्वतंत्र विदेश नीति अपना ली है। इसकी कल्पना पाकिस्तान ने कभी नहीं की थी। तालिबान और भारत के बीच बेहतर संबंध की वजह से पाकिस्तान काफी ज्यादा परेशान है, वो इसे चिंता का विषय मान रहा है। वहीं बता दें, रमजान शुरू होते ही गल्फ देशों में बड़ी भिखारियों की तादाद। आखिर क्यों पाकिस्तान की चारों ओर होने लगी थू थू, बता दें। कुवैत के आंतरिक मंत्रालय ने रमजान के पवित्र महीने के दौरान भीख मांगते हुए पकड़े जाने वाले किसी भी प्रवासी को उसके वापस देश भेजने की बात कही थी। अब कुवैत ने इस मामले में सख्त कानूनी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। यहाँ अक्सर मस्जिदों के बाहर भीख मांगने पर पुलिस कार्रवाई करती है। इस बार रमजान में कुवैत सरकार की तरफ से जांच की गई, जिसमें 11 भिखारियों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी प्रवासी हैं। पाकिस्तान के लोग बड़ी तादाद में अरब देशों में काम करने के लिए जाते हैं। पिछले साल पाकिस्तान की सीनेट की एक कमेटी ने कबूल किया है कि गल्फ देशों यानी UAE, सऊदी अरब, कतर और कुवैत में काम कर रहे पाकिस्तानियों की भीख मांगने की शिकायत आई है। कमेटी ने कहा था कि यही कारण है कि वहाँ के देश पाकिस्तानियों को ज्यादा पसंद नहीं करते। खाड़ी के कई देश इसे लेकर पाकिस्तान सरकार से शिकायत भी कर चुके हैं। बीते दिनों पाकिस्तान के अधिकारी ने कहा था कि UAE, सऊदी अरब, कतर और कुवैत में गिरफ्तार किए गए भिखारियों में 90% पाकिस्तानी नागरिक हैं। ऐसे में यह साफ है कि इस बार कुवैत में जिन भिखारियों की गिरफ्तारी हुई है उनमें से अधिकतर पाकिस्तानी नागरिक ही होंगे। गल्फ न्यूज की रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरफ्तार भिखारियों में 8 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल है, जो अरब और एशिया के रहने वाले हैं। आंतरिक मंत्रालय की जनरल डिपार्टमेंट ऑफ सिक्योरिटी रिलेशन एंड मीडिया ने इसको लेकर बयान भी जारी कर दिया है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, क्या है सैन्य अभ्यास खंजर, जिसके लिए भारतीय सैन्य दल किर्गिस्तान के लिए हुई रवाना। दोस्तों, भारतीय सेना अपनी ताकत और कुशलता को लगातार हर क्षेत्र में साबित कर रही है। आधुनिक हथियारों और कठोर प्रशिक्षण के चलते इसकी युद्ध क्षमता लगातार बढ़ रही है। अब भारतीय सेना किर्गिस्तान की सेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर में हिस्सा ले रही है। यह अभ्यास आतंकवाद विरोधी अभियानों, माउंटेन वॉर तकनीकों और कोऑर्डिनेट मिलिट्री रणनीतियों पर केंद्रित है। दोनों देशों की सेनाएं परस्पर सहयोग और सामरिक क्षमताओं को मजबूत करने के मकसद से इस अभ्यास में भाग ले रही है। खंजर भारत किर्गिस्तान डिफेंस रिलेशन को नई मजबूती देने और रीजनल सिक्योरिटी को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम है। भारत किर्गिस्तान जॉइंट स्पेशल फोर्सेज मिलिट्री एक्सरसाइज खंजर 10 मार्च से 23 मार्च तक किर्गिस्तान में होगा। दोनों देशों की सेनाओं के बीच होने वाले खंजर अभ्यास का ये 12वां एडिशन है। इस महत्वपूर्ण सेना अभ्यास की शुरुआत साल 2011 में हुई थी। जी हाँ, ऐसे में अपनी भारतीय इन टुकड़ियों को यानी भारतीय सेना को ऑल द बेस्ट अवश्य कहिएगा कमेंट में। वहीं अगली खबर बता दें, भारत बना घुसपैठियों का ठिकाना। 6 महीने में 3000 अवैध श्रीलंकाई आ घुसे। तमिलनाडु कर्नाटक में बनाया अपना बेस। दोस्तों, भारतीय खुफिया एजेंसियों को श्रीलंका से हो रही अवैध घुसपैठ और मानव तस्करी के पुख्ता सबूत मिले हैं। NIA और तमिलनाडु ATS की जांच में सामने आया है कि पिछले 6 महीनों में 3000 से ज्यादा श्रीलंकाई नागरिक अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर चुके हैं। इन घुसपैठियों को दक्षिण भारत के तमिलनाडु और कर्नाटक में बसाया जा रहा है। श्रीलंका से भारत आने के लिए डंकी रूट का इस्तेमाल किया जा रहा है। जांच में खुलासा हुआ है कि कुछ मामलों में भारत को ट्रांजिट पॉइंट बनाकर फर्जी पहचान के जरिए इन लोगों को कनाडा तक भेजा जा रहा है। इस नेटवर्क का सरगना श्रीलंका में इमरान हजियार नामक शख्स है, जबकि भारत में इसका संचालन मोहम्मद इब्राहिम कर रहा था, जिसे 28 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली खबर बता दें, व्हाइट हाउस में घुसने वाला था आत्मघाती हमलावर, सीक्रेट सर्विस ने गोलियों से कर दिया छलनी। जी हां, अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने व्हाइट हाउस के पास एक हथियारबंद व्यक्ति को गोली मार दी है। सीक्रेट सर्विस ने एक बयान में कहा है कि वो व्यक्ति हथियार लिए हुए था और व्हाइट हाउस में घुसने की कोशिश कर रहा था।
मौके पर पहुंचे सीक्रेट सर्विस एजेंट्स के से टकराव होने के बाद उस व्यक्ति को गोली मार दी गई। इस गोलीबारी के वक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद नहीं थे। एजेंसी ने बताया कि स्थानीय सीक्रेट ने एक आत्मघाती व्यक्ति की सूचना दी थी जो इंडियाना से वॉशिंगटन डीसी की यात्रा कर रहा था। सीक्रेट सर्विस एजेंटों ने 17वीं और एक स्ट्रीट NW के पास खड़े व्यक्ति के वाहन को देखा। इसके बाद उन्होंने स्थानीय पुलिस से मिली जानकारी से मेल खाने वाले व्यक्ति को भी पास में खड़े देखा। जब सीक्रेट सर्विस एजेंटों ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने हथियार निकाल लिया, जिसके बाद हमलावर को गोली मार दी गई। जी हां दोस्तों, अगली खबर बता दें, जस्टिन ट्रूडो के बाद आखिर कौन बनेगा कनाडा का नया प्रधानमंत्री। लिबरल पार्टी आज करेगी नए नेता के नाम का ऐलान। दोस्तों, कनाडा में जस्टिन ट्रूडो के बाद प्रधानमंत्री कौन होगा, आज इसका चुनाव होने जा रहा है। कनाडा की सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी अपने नए नेता का चुनाव करने जा रही है। जो भी नया नेता चुना जाएगा उसके सामने सबसे पहली चुनौती डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियों से निपटने के साथ साथ अपनी पार्टी के खिलाफ लोगों में बढ़ते गुस्से को संभालना होगा। जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ देश में बहुत गुस्सा है और इसीलिए उन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। जब तक जस्टिन ट्रूडो के हाथ में नेतृत्व था, लिबरल पार्टी चुनावी सर्वेक्षणों में काफी पिछड़ गई थी, लेकिन ट्रूडो के इस्तीफा देने के बाद पार्टी की स्थिति में सुधार होने लगा। वहीं बता दें, रमजान में भी टारगेट पर अहमदिया मुसलमान, पाकिस्तानी पुलिस ने नहीं पढ़ने दी नमाज, 45 को उठा ले गए। जी हां, पाकिस्तान में रमजान के महीने में भी अहमदिया मुस्लिमों को नहीं बख्शा जा रहा है। इस समुदाय के लोग जब शुक्रवार की नमाज अदा करने के लिए अपनी मस्जिदों में थे तो पाकिस्तानी पुलिस इनको उठाकर ले गई। पाकिस्तान में 2 अलग अलग जगहों पर यह घटनाएं सामने आई। कुल 45 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। बता दें कि पाकिस्तानी कानून के मुताबिक अहमदिया समुदाय के लोग खुद को मुस्लिम नहीं कह सकते हैं और ना ही इन्हें नमाज पढ़ने की इजाजत है। कराची में पुलिस ने बताया कि उन्होंने 25 अहमदिया लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक जब ये लोग सुरजानी शहरी इलाके में अपनी मस्जिद में थे तो स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोग ने इन्हें घेर लिया और उनके खिलाफ नारे भी लगाए। वहीं बता दें, बॉर्डर पर यूक्रेन से बदला लेने के मूड में रशिया कीव से फिर कुजर्ग छीनने के करीब पहुंचा मॉस्को। बता दें, रशिया और यूक्रेन के बीच जारी जंग को रोकने की कोशिशों के बीच लड़ाई लगातार चल रही है। रूसी सेना और रूसी वॉर ब्लॉगर्स ने बताया है कि रूसी विशेष बलों ने गैस पाइपलाइन के अंदर घुसकर कुजर्ग क्षेत्र में यूक्रेनी यूनिट्स पर पीछे से हमला कर दिया, जबकि मॉस्को अपने सीमावर्ती प्रांत के उन हिस्सों पर फिर से कब्जा करने जा रही है जिन्हें कीव ने एक चौंकाने वाले हमले के जरिए कब्जे में कर लिया था। यूक्रेन ने पिछले साल अगस्त में कुजर्ग में एक साहसी क्रॉस बॉर्डर से घुसपैठ की, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से रूसी क्षेत्र पर सबसे बड़ा हमला था। हमले के कुछ ही दिनों में यूक्रेनी यूनिट्स ने 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा जमा लिया, जिसमें रणनीतिक सीमावर्ती शहर सुदजा भी शामिल था। हमले के दौरान सैकड़ों रूसी युद्ध बंदियों को भी ले गए। जी हाँ, अगली खबर आपको बता दें, जहां अगर एलोन मस्क ने कर दिया ये काम तो बर्बाद हो जाएगा यूक्रेन। जी हाँ, टेस्ला के CEO ने दे दी जेलेंस्की को बड़ी वार्निंग। दोस्तों, अमेरिकी अरबपति और स्पेस एक्स के संस्थापक व फाउंडर एलन मस्क ने हाल ही में यूक्रेन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने अपना स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम बंद कर दिया तो यूक्रेन की पूरी फ्रंट लाइन ध्वस्त हो जाएगी। दरअसल मस्क की यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब रशिया यूक्रेन युद्ध लगातार जारी है और दोनों देशों के बीच संघर्ष तेज हो चुका है। एलन मस्क का बयान पश्चिमी देशों और यूक्रेन सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि स्टारलिंक सिस्टम युद्ध के मैदान में सैन्य संचार का प्रमुख स्तंभ बन चुकी है। एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैंने यूक्रेन पर पुतिन को आमने सामने की शारीरिक लड़ाई के लिए चुनौती दी और मेरा स्टारलिंक सिस्टम यूक्रेनी सेना की रीढ़ है। अगर मैंने इसको बंद कर दिया तो उनकी पूरी फ्रंट लाइन ध्वस्त हो जाएगी। तो उधर आपको बता दें, अंधेरे में रमजान मनाएगा गाजा, इजराइल ने काट दी उसकी बिजली। हमास ने अमेरिका से की अब ये मांग। दोस्तों, मध्य पूर्व में इजराइल और हमास के बीच संघर्ष एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। इजराइल ने गाजा पट्टी को बिजली आपूर्ति बंद करने की घोषणा की है, जिससे पहले से युद्ध से जूझ रहे क्षेत्र में मानवीय संकट और गहरा सकता है। दरअसल इजराइल के इस कदम को हमास पर दबाव बनाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है, ताकि वो युद्ध विराम वार्ता के दूसरे चरण में इजराइल की शर्तों को स्वीकार करे। गाजा के 2 मिलियन से अधिक लोग इससे प्रभावित होंगे। डिसैलिनेशन प्लांट्स को पानी साफ करने के लिए बिजली नहीं मिलेगी, जिससे पीने के पानी की कमी होगी। अस्पतालों, स्कूलों और अन्य बुनियादी सेवाओं पर संकट गहरा सकता है। वहीं बता दें, चाइना ने रक्षा बजट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी पर क्या दी सफाई। चीन ने रविवार को अपने $249 अरब के रक्षा बजट को सही ठहराते हुए कहा कि उसे देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने में कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है तथा बढ़ी हुई राशि का उपयोग नवीनतम लड़ाकू क्षमताओं के साथ सेना के आधुनिकीकरण के लिए किया जाएगा। चीन के प्रधानमंत्री ली क्विंग ने बुधवार को संसद में घोषणा की है कि इस वर्ष देश के लिए नियोजित रक्षा व्यय लगभग $249 अरब अमेरिकी डॉलर है। चीन जहां भारी अमेरिकी रक्षा बजट का हवाला देता है, वहीं उसकी बढ़ता रक्षा खर्च पड़ोसियों खासकर भारत पर दबाव
दबाव डाल रहा है। चीन का रक्षा खर्च भारत के करीब 78.8 अरब अमेरिकी डॉलर से 3 गुना ज्यादा है। चीन के रक्षा बजट में बढ़ोतरी से भारत की टेंशन बढ़ गई है दोस्तों। साथ ही साथ अगली और बड़ी खबर आपको बता दें, आईसीसी ने कर दी पाकिस्तान की बहुत बड़ी बेइज्जती। चैंपियंस ट्रॉफी अवार्ड सेरेमनी में दिखा अजीब नजारा। दुबई में कोई भी पाकिस्तानी प्रतिनिधि नहीं दिखाई दिया दोस्तों। शोएब अख्तर भी हुए हैरान। बता दें, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के अवार्ड सेरेमनी में दुबई में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों को मंच पर आईसीसी द्वारा नहीं बुलाए जाने से रविवार को विवाद पैदा हो गया। एक सूत्र ने कहा कि पीसीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमेर अहमद मैदान में मौजूद थे, लेकिन उन्हें समारोह में नहीं बुलाया गया। वो टूर्नामेंट के निदेशक भी हैं। सूत्र ने कहा कि पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी दुबई नहीं जा सके क्योंकि बतौर गृह मंत्री उनकी कुछ मसरूफियत थी, लेकिन पीसीबी के सीईओ को फाइनल और अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने भेजा गया था। उन्होंने कहा कि किसी कारण से या गलत फहमी कह सकते हैं आप, उसकी वजह से उनको मंच पर नहीं बुलाया गया। जहां से आईसीसी अध्यक्ष जय शाह, बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी और सचिव देवजीत सैकिया ने पदक, ट्रॉफी और खिलाड़ियों को जैकेट दिए। मेजबान पाकिस्तान का कोई प्रतिनिधि स्टेज पर नहीं था। पीसीबी ये मसला आईसीसी के समक्ष उठा सकता है। ऐसे में पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भी एक्स पर एक वीडियो डालकर कहा कि भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, लेकिन पीसीबी का कोई प्रतिनिधि फाइनल के बाद नहीं था। पाकिस्तान मेजबान था। मेरी ये समझ में नहीं आया कि पीसीबी से कोई वहां पर क्यों नहीं था। इस पर विचार किया जाना चाहिए, इस पर सोचना चाहिए। वाकई में दोस्तों इस खबर ने पूरे पाकिस्तान में तहलका मचा दिया है, लेकिन कुछ पाकिस्तानी खुश भी नजर आए हैं दोस्तों। दरअसल चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम की जीत पर पाकिस्तान में जश्न देखने को मिला है। शख्स ने नोट तक उड़ाए हैं। कहा 400 भी अगर बना लोगे ना तो भी हिंदुस्तान तुमको नहीं छोड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीत लिया है। भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर एक और आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। भारत की जीत के बाद पाकिस्तान के क्रिकेट फैन आबिद अली का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो भारत की जीत पर पैसे उड़ाते नजर आ रहा है और कहता है ये पैसे भारत के नाम, ये पैसे विराट कोहली के नाम, ये पैसे हिंदुस्तान की जीत के नाम। उन्होंने ये भी कहा कि अगर न्यूजीलैंड जीतता तो उन्हें इतनी खुशी नहीं होती। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड भारत को साउथ अफ्रीका समझ रखा था। उन्हें पता नहीं था कि अगर भारत को 400 रन का भी टारगेट मिल जाता तो वो चेज कर लेते। बता दें कि आबिद अली ने पहले से ही भारत के सेमीफाइनल और फाइनल जीतने का प्रेडिक्शन कर रखा था। जी हाँ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर भारतीय टीम को बधाई देते हुए कहा कि क्रिकेट का इतिहास रचने पर खिलाड़ी, टीम प्रबंधन और सहयोगी स्टाफ बधाई के पात्र हैं। भारत ने दुबई में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से फाइनल में हराकर तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी खिताब जीता है, जिसके लिए भारतीय टीम को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। तो वहीं दोस्तों पीएम मोदी जी ने भी एक्स पोस्ट में लिखा कि एक असाधारण खेल और एक असाधारण परिणाम, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी घर लाने के लिए हमारी क्रिकेट टीम पर गर्व है। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है। शानदार प्रदर्शन के लिए हमारी टीम को बहुत बहुत बधाई। ऐसे में आप भी दोस्तों इंडियन टीम को कांग्रेचुलेट कहना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात आपको हम बताते हैं, जहां पर जब पाकिस्तान जैसा देश भारत की जीत पर खुश होता नजर आया है, तो भारत की विपक्ष पार्टी के उस नेता का क्या बयान आया है जिन्होंने रोहित शर्मा को मोटा बताया था, जिसने हाल ही में रोहित शर्मा की फिटनेस पर सवाल खड़े कर दिए थे और जिसकी वजह से विवादों में आई थी कांग्रेसी नेता शामा मोहम्मद, जिसने अब टीम इंडिया की जीत पर बधाई दी। उन्होंने रोहित शर्मा की भी जमकर तारीफ की। कांग्रेसी नेता ने भारत के चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने के बाद कप्तान रोहित शर्मा की 76 रनों की पारी की सराहना की और इसे जीत की नींव बताया। साथ ही उन्होंने श्रेयस अय्यर और केएल राहुल की अहम पारियों की भी प्रशंसा की। ऐसे में रोहित शर्मा ने इस मैच में मैन ऑफ द मैच बनकर कांग्रेसियों के भी मुंह बंद कर दिए। दोस्तों वहीं अगली खबर बता दें, शाश्वत मिथिला महोत्सव में केंद्रीय गृह मंत्री का सबसे बड़ा ऐलान। कहा सीता माता का भव्य मंदिर बनाएंगे। जी हाँ, अहमदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 में भाग लिया। उन्होंने कहा कि गुजरात के विकास में मिथिलांचल और बिहार के लोगों ने बड़ा योगदान दिया है। ये प्राचीन काल से लोकतंत्र और दर्शन को सशक्त बनाने का इतिहास रहा है। केंद्रीय मंत्री ने ऐलान किया है कि सीता माता का एक भव्य मंदिर बनाया जाएगा। जब मैं लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार गया था तो मैंने कहा था कि राम मंदिर बन गया है, अब सीता माता का भव्य मंदिर बनाने की बारी है। मंदिर पूरी दुनिया को नारी शक्ति का संदेश देगा और कैसे जीवन हर तरह से आदर्श होना चाहिए ये बताएगा। उन्होंने कहा कि गुजरात में बसने वाले मिथिलांचल और बिहार के लोगों ने राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे राज्य में सुरक्षित, सम्मानित और स्वागत योग्य है। मिथिला की भूमि रामायण और महाभारत के समय से बुद्धिजीवियों की भूमि रही है, जिसमें प्राचीन विदेह साम्राज्य लोकतंत्र की जननी है। जी हाँ, तो दूसरी ओर दोस्तों नीतीश सरकार ने भी नया प्लान तैयार किया। कहा मिथिला को बाढ़ से मिलेगा छुटकारा। कमला बराज पर आया नया अपडेट। दोस्तों मिथिला क्षेत्र को कमला नदी की बाढ़ से सुरक्षा और मधुबनी जिले में व्यापक सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए जल संसाधन विभाग, बिहार
बिहार सरकार ने कमला बराज परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाया है। नेपाल सीमा पर स्थित जयनगर में 550 मीटर लंबे आधुनिक बराज का निर्माण कार्य 56% तक पूरा हो चुका है। ये बराज किसानों के लिए आधुनिक सिंचाई प्रणाली और बाढ़ नियंत्रण में अहम भूमिका निभाएगा। दोस्तों वहीं आपको बता दें, नीतीश के साथ गठबंधन के सवाल पर भड़के तेजस्वी यादव, कहा बकवास बंद करो, किसी को कोई ऑफर नहीं दिया जा रहा। जी हां, बिहार में शिक्षक बहाली और आरक्षण को लेकर सियासी घमासान जारी है। राजधानी पटना में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी द्वारा महागठबंधन सरकार के दौरान बिहार में बढ़ाई गई 65% आरक्षण सीमा को लागू किए जाने को लेकर धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के बाद आरजेडी कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से पूछा गया कि क्या वो फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ गठबंधन कर सकते हैं। सवाल सुनते ही तेजस्वी भड़क गए। तेजस्वी यादव ने कहा, हम गठबंधन क्यों करेंगे, मुद्दे से ध्यान भटकाने के प्रयास मत कीजिए, किसी को कोई ऑफर नहीं दिया जा रहा है। मेरे और आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव के अलावा गठबंधन पर बयान देने के लिए कोई भी अधिकृत नहीं है। इसी बीच दोस्तों ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और लगे हाथों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।